सभी छोटे बड़े श्रोताओं को सुनीता भटनागर का प्यार भरा नमस्कार। ऑडियो स्टोरीज के हमारे चैनल कहानी जगत में आप सभी का स्वागत है। हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं पुष्पा सक्सेना जी द्वारा रचित कहानी विकल्प कोई नहीं। बंबई से गोवा जाने वाले शिप का अंतिम सायरन बज चुका था। लंगर उठा। शिप के चलते ही हर्ष ध्वनि के साथ टाटा, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी जर्नी गूंज उठे। नीचे डेक पर दरी चादर बिछाए लोग अपेक्षाकृत प्रकृतिस्थ से दिख रहे थे। केबिन में मनीष सामान सहेजने उसे व्यवस्थित करने में व्यस्त थे। नन्ना राहुल उनका सहयोगी बना सहायता कर रहा था। रेलिंग पर टिकी सौम्या दूर तक फैले निस्सीम सागर को देखती हुई कहीं खो चुकी थी। शिप से टकराती लहरें मानो उसके सीने पर सिर पटक पटक कर हाहाकार कर रही थी। समानांतर पश्चिमी घाट की पहाड़ियों से जुड़े अरब सागर के साथ 10 वर्षों पूर्व की सागर यात्रा सजीव हो उठी थी। सुनो, तुम्हारा वो छोटा ब्रीफकेस कहाँ है? मनीष की आवाज पर चौंक कर सिर उठाती हुई सौम्या की खोई सी दृष्टि देखकर मनीष खींच उठे थे। क्या बात है? आर यू ओके? आई हेट द राइटर इन यू। न जाने कहाँ खो जाती हो। शायद कहानी का कोई प्लॉट मिल गया होगा। स्वर में व्यंग्य घुल गया था। केबिन में प्रवेश करते ही कोने में रखे ब्रीफकेस पर सौम्या की दृष्टि पड़ गई थी। ब्रीफकेस सहेज कर मनीष ने आश्वस्ति की सांस ली। राहुल के सिर पर हाथ धरकर पीठ थपथपाते मनीष ने अपने नन्हे सहयोगी के प्रति कृतज्ञता भी व्यक्त कर दी। चलो चाय पी कर आते हैं। इस यात्रा ने तो शुरू में ही बोर कर दिया। पूरे 2 घंटे लेट हो गए। अच्छा होता बाई रोड चले जाते। पर राहुल मास्टर को तो पानी के जहाज में आने की जिद थी ना। मनीष मुस्कुरा दिए। चारों ओर बिखरी खुशी और उमंग में मनीष का परिचित चेहरा भी उस भीड़ का अंग बनकर सौम्या को नितांत अपरिचित लग रहा था। नहीं नहीं, मेरा तो जी मिचला रहा है। आई थिंक आई एम गेटिंग सी सिक। तुम तो जानते ही हो। हाँ हाँ, सब जानता हूँ। चलो राहुल, हम चलें। तुम्हारी माँ एंजॉय करना जानती ही कहाँ है। मनीष का स्वर नाराज था। उमड़ रहे आंसुओं को जबरन रोक कर केबिन के पलंग पर सौम्या कटे पेड़ से गिर गई थी। क्या मनीष सचमुच भूल गए थे? इसी शिप पर तो कभी सौम्या ने अपना सर्वस्व खो दिया था। उन 10 वर्षों का अंतराल क्यों बस 15 दिनों का लग रहा था? इतने वर्षों से अंतर में बंदी वो 10 वर्ष पूर्व की घटना क्यों इस शिप पर उस पर हावी हो उठी थी? तब की सौम्या किस उमंग से लंदन जाने को आतुर थी। आशु को गोद में लिए जैसे ही जहाज पर चढ़ने लगी थी, अचानक पीछे से आशु को खींच खिलखिलाते रोहित ने उसे कितना चौंका दिया था। ये तुम्हारा काम नहीं है सौम्या। अजी, अपनी बेटी लादने को तो ये खच्चर ही ठीक है। हाँ, जरा अपनी साड़ी का पल्ला संभाल के रखना, कहीं लोगों की नजर न लग जाए। ओ रोहित, सौम्या लजा उठी थी। साड़ी पर दृष्टि डाल के देखा था। लाल कांजीवरम की साड़ी सास जी ने जबरदस्ती पहना दी थी। उनकी लाडली इकलौती पुत्रवधू विदेश जो जा रही थी। सच, उस साड़ी को नन्ही आशु के साथ संभाल पाना कितना कठिन था। पर माँ की जिद के आगे रोहित को भी चुप रहना पड़ा, वरना उन्हें तो बस सौम्या की सूती पाड़ वाली साड़ियां ही प्रिय थीं। रोहित आशु को गोद में लिए कितने उल्लसित और गर्वित थे। मात्र 8 मास की आशु को लंदन ले जाने का साहस सौम्या में कहाँ था। पर रोहित ही थे कि अड़ गए कि बेटी साथ ही जाएगी। 3 साल बाहर रहूंगा तो आकर पापा से बेटी का नया परिचय कराना होगा। वैसे भी मैडम मम्मी, आप अकेले क्या करेंगी? मैं व्यस्त रहूंगा अपनी पढ़ाई में, तो ये गुड़िया ही आपका मन बहलाएगी ना। रोहित जोर से हंस दिए थे। सच, रोहित आशु के प्यार में दीवाने बने रहते थे। सोते में करवट बदलते हुए कुनमुनाती आशु की तुरंत उठकर नब्ज देखने लगते थे। सौम्या उनकी इस उतावली पर मुस्कुरा देती थी। डॉक्टर हो ना, घर में भी पेशेंट ही खोजते हो। 6 फीट के रोहित के हृदय में 6 वर्ष के कोमल शिशु का हृदय था। बात बात में उन्मुक्त निश्चल हास्य से गंभीर बात भी कभी रोहित हंसी में उड़ा दिया करते थे। कई बार रोहित की इस बात पर सौम्या नाराज भी उठती थी। भगवान के लिए कभी तो सीरियस हो जाया करें, हर बात मजाक में ही लेते हैं। सास जी को सौम्या माँ ही कहती थी। वही कहती थी,
रोहित तो बचपन से ऐसा ही रहा है बहू। तेरे ससुर जी के ना रहने पर इसने मुझे एक दिन भी रोने नहीं दिया। पुत्र स्नेह से माँ का मुख चमक उठता था। घर में अपार धन संपत्ति के एकमात्र स्वामी रोहित ने कभी किसी से ऊंचे स्वर में बात नहीं की थी। पिता की अंतिम इच्छा रोहित को डॉक्टर बनाकर हार्ट सर्जन देखने की थी। रोहित पिता की इच्छा उनके जीते जी तो पूर्ण न कर सके, इसका रोहित को दुख रह गया था। रोहित के साथ सौम्या इंद्राणी सी सजती थी। रंगीन कल्पना के सपने देखती सौम्या को रोहित अचानक जैसे नींद से जगा देते थे। सौम्या की खींच पर उन्हें तुरंत कोई बहाना मिल जाता था। सौम्या, मैं सोच रहा था अपनी आशु को डॉक्टर नहीं बनाएंगे, वह तुम्हारी जैसी बनेगी। बस इतनी सी बात कहने के लिए मुझे डिस्टर्ब किया था। जानते नहीं इतना अच्छा कहानी का प्लॉट मिला था। वाह, अपनी बिटिया के भविष्य निर्माण से भी अच्छा क्या कोई काम हो सकता है देवी जी। भविष्य निर्माण क्या इसी पल करना है? और फिर ये डॉक्टर क्यों नहीं बनेगी? सौम्या कौतूहल में पूछ बैठती। सोचता हूँ ये डॉक्टर नहीं, डॉक्टर की पत्नी बनकर अपनी मंद मंद मुस्कान से उसका इलाज करेगी। यानी अपनी मम्मी की प्रतिछाया बनकर रहे, वही ठीक रहेगा ना। शैतान मुस्कान रोहित के अधरों पर तैर आती थी। हार्ट सर्जरी में विशेषज्ञ रोहित को जब 3 वर्ष के लिए लंदन के एक अस्पताल से आमंत्रित किया गया तो रोहित पुलक उठे थे। माँ के मुख पर अचानक छा गया विषाद देखकर उन्हें अपना निर्णय बदलते देर नहीं लगी थी। नहीं माँ, मैं विदेश नहीं जाऊंगा। पापा का स्वप्न यहीं इसी शहर में साकार करूंगा। रोहित ने प्यार से माँ का कंधा पकड़कर उन्हें सांत्वना देनी चाहिए थी। छी, पागल हो गया है क्या? ऐसे अवसर भला क्या बार बार मिलते हैं? तू बड़ा सर्जन बनकर आएगा तो कितनी खुशी होगी उनकी आत्मा को। अपने विषाद को माँ ने एक पल में पहुँच डाला था। फिर माँ ने ही जिद की थी सौम्या को साथ भेजने की। सौम्या और आशु को साथ ले जाते रोहित माँ को अकेला छोड़ते हुए अपराधी सा महसूस कर रहे थे। रोहित का संकोच देखकर माँ ने ही मीठी झिड़की दी थी। ना बाबा, तुम्हारे पीछे मैं इन दोनों का बंधन कहाँ पालूंगी? अकेली जान ठहरी, जहाँ जी चाह चली जाऊंगी। अपनी गृहस्थी अब तू ही देख। कृतज्ञतापूर्ण दृष्टि से रोहित माँ को ताकते रह गए थे। अकेले में सौम्या से कहा था, देखा सौम्या, ये मेरी माँ है। मेरे मन को किस आसानी से पढ़ लेती हैं। पिताजी के ना रहने पर मैं ही उनका सहारा हूँ। आज किस आसानी से उन्होंने मुझे मोह मुक्त कर दिया ना। पानी के जहाज से यात्रा का प्रस्ताव रोहित का था। पूरे 1 महीने का समय है, लहरों पर 15 दिन, तारों की छांव में। एक अनुभव होगा सौम्या ये। रोहित ने सचमुच सौम्या के स्वप्न साकार कर दिए थे। डेक पर खड़े दोनों लहरें गिनने का कंपटीशन करते अचानक जोर से हंस पड़ते थे। अचानक हंसी से आसपास के लोग किस कदर चौंक उठते थे, पर उन दोनों के संसार में किसी और के लिए स्थान ही कहाँ था। रात में तारों की छांव में भविष्य के सपने बुनना, आशु का नन्हा मुख चूम उसे सोते से जगा देना रोहित को कितना अच्छा लगता था। सौमी, लगता है अब मैं भी कहानीकार बनता जा रहा हूँ। जी चाहता है इस यात्रा का कभी अंत ना हो। इन तारों की छांव में अनंत निद्रा में सो जाने का मन करता है ना? क्यों नहीं? आशु के साथ पूरे दिन रहना पड़े तो पता लगेगा जनाब। मेरी कहानी तो बस यही बन गई है। जब रोना शुरू करती है तो चुप होने का नाम ही नहीं लेती है। तुम इस मामले में अनाड़ी हो सौम्या। देखा नहीं, मेरी गोद में आते ही चुप हो जाती है मेरी बेटी। वह भी जानती है कि उसे कौन ज्यादा प्यार करता है। क्यों, ठीक कहा ना बिटिया? आशु को लाड़ करते रोहित उसे चिढ़ाते जाते थे। शिप के स्वेज नहर में प्रवेश करते ही रोहित उत्साहित हो उठे थे। कुछ ही घंटों में हम भूमध्य सागर में होंगे सौम्या। ग्रीस, इटली सब को छूते चलेंगे। लौटते समय कम से कम 4 दिन रोम में रुकेंगे। रोम में क्यों? पेरिस में क्यों नहीं? सौम्या को पेरिस के रात्रि जीवन में अधिक आकर्षण था। क्यों भाई, क्या इरादे हैं? कहीं मॉडलिंग का इरादा तो नहीं है? वहाँ इंडियन मॉडल्स की बहुत डिमांड है। आप पर तो हजारों फ्रेंच मर मिटेंगे जनाब। रोहित सौम्या को चिढ़ाने के मूड में आ गए थे। एनी ऑब्जेक्शन? सौम्या ने तिरछी दृष्टि से रोहित को उत्तर दिया था। क्यों नहीं? आप पर कोई नजर डाले, भला सह सकूंगा मैं? हाथ लगाने की बात कोई सोच कर तो देखे, कच्चा खा जाऊंगा उसे। रोहित प्यार से मुस्कुरा दिए थे। माँ को लिख दूंगी,
यूरोप की धरती पर पांव धरने के पहले ही उनका शाकाहारी बेटा नरभक्षी बनने की तैयारी कर रहा है। वो अपने बेटे को जानती है सौम्या। माँ के प्रति अनन्य विश्वास रोहित का गौरव था। उस पल डेक से हटकर सौम्या केबिन में आई थी। आशु को फीडिंग बोतल देकर सौम्या अधलेटी किसी पत्रिका के पृष्ठ पलटने लगी थी। थोड़ी दूर पर रोहित इजी चेयर में बैठे कोई मैप ध्यान से देख रहे थे। अचानक रोहित की आवाज पर सौम्या चौंक उठी थी। सौमी, कॉल द डॉक्टर। सौम्या सिर नीचा किए मुस्कुराती रही थी। यह रोहित का प्रिय परिहास था। सौम्या का हाथ सीने पर रखे रोहित हमेशा कहा करते थे, लुक, आई एम डाइंग। अपने प्यार की दवा देके इस मरीज को बचा लो सौमी। कुछ ही क्षणों बाद अजीब सा अस्फुट क्रंदन सुनकर सौम्या ने रोहित की ओर दृष्टि डाली थी। मुस्कान अधर पर जम गई। क्या वो एक्टिंग थी? मृत्यु की पीड़ा से मुख काला पड़ा जा रहा था। सौम्या ने झटके से उठकर रोहित को थामना चाहा था, पर रोहित अस्फुट स्वर में बुदबुदा भर सके थे। डॉक्टर, स्वर में मानो प्राण बिंधे आ रहे थे। और फिर रोहित के प्राणों से प्रिय हाथों को झटके से छुड़ा सौम्या पागल सी केबिन के बाहर भागी थी। किसी केबिन के खुले द्वार में प्रवेश कर रो पड़ी थी। मेरे हस्बैंड को कुछ हो रहा है, ही इज वेरी सिक, प्लीज कॉल द डॉक्टर। एक व्यक्ति को तत्परता से उठता देखकर सौम्या वहीं गिरकर मूर्छित हो गई थी। आंखें खोलते ही सब कुछ भयावह सपना सा लगा था। अपरिचित केबिन में पूर्ण स्तब्धता थी। नर्स के प्रवेश करते ही वह यथार्थ में लौट आई थी। कैसे हैं मेरे पति सिस्टर? स्वर की व्यग्रता पर नर्स ने उदास दृष्टि से सौम्या को ताक कर कुछ नहीं कहा था। सौम्या व्याकुल हो उठी थी। सिस्टर प्लीज सच बताइए, कैसे हैं रोहित? उन्हें आप अकेला क्यों छोड़ आई हैं? और मेरी बेबी? शांत सधे स्वर में नर्स ने कहा था। मिसेस रोहित, हमें दुख है, डॉक्टर रोहित अब नहीं हैं। उन्हें बहुत मैसिव हार्ट अटैक हुआ था। डॉक्टर के पहुंचने के पूर्व ही। नहीं नहीं, ये नहीं, ये सच नहीं है। वे मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। कहाँ है रोहित? मैं जाऊंगी उनके पास। उनकी बॉडी केबिन में सील कर दी गई है मैडम। शांत निर्वाक सौम्या नर्स को फटी फटी आंखों से ताकती रह गई थी। इतने बड़े भूमध्य सागर के वक्ष पर रोहित उसे कितना असहाय छोड़ गए थे। कैप्टन, डॉक्टर और कुछ एक भारतीय उसके पास संवेदना के लिए आ खड़े हुए थे। नर्स तब तक नन्ही आशु को स्तब्ध बैठी सौम्या की गोद में डाल गई थी। रोहित के आकस्मिक निधन पर शोक प्रकट करते कैप्टन ने अत्यंत शालीनता के साथ रोहित के शरीर को जल समाधि देने की सौम्या से अनुमति मांगी थी। शिप में मृतक शरीर रखने के स्थान पर जल समाधि देना उन्हें अधिक उपयुक्त लगा था। कैप्टन की बात ने सौम्या को चैतन्य कर दिया था। नहीं नहीं, जितना भी पैसा चाहिए ले लीजिए, मैं उनका संस्कार विधिवत कराऊंगी। पर यह शिप तो अभी रोम रुकेगा, वहां की व्यवस्था। कैप्टन की बात काटकर सौम्या ने कहा था, रोम के भारतीय राजदूत से संपर्क कीजिए, वे हमारे परिचित हैं। मैं रोहित को यूं नहीं छोड़ सकती। सौम्या के नयनों से टप टप आंसू झर रहे थे। अपने केबिन को सील देख सौम्या के प्रश्नवाचक दृष्टि के उत्तर में कैप्टन ने ही बताया था कि उसका सामान दूसरे केबिन में शिफ्ट कर दिया गया था। एक ब्लैंक चेक पर साइन कर सौम्या ने कैप्टन को थमाना चाहा तो वह पीछे हट गया था। हम रोम के एम्बेसडर से संपर्क करेंगे, आप परेशान ना हो मैडम। वी विल डू आवर बेस्ट। हमें इस घटना का हार्दिक दुख है। बहुत चाहकर भी सौम्या केबिन में रोहित के निश्चल शरीर को देखने न जा सकी थी। उस जीवंत रोहित के स्थान पर उसके शांत स्वरूप की कल्पना भी असंभव थी। कितनी दूर चले गए थे रोहित? आवाज देकर सौम्या उसे बुला भी नहीं सकती थी। कितनी बार सौम्या रोहित की तेज चाल पर झुंझला उठती थी। ये क्या दौड़ लगाते हैं आप? आगे से कभी साथ आई तो सौम्या नाम नहीं मेरा। सौम्या के मुख पर आई लालिमा और पसीने की नन्ही बूंदों को मुग्ध ताकते रोहित हंस पड़ते थे। ठीक है, आप कार में आया करें, ये बंदा कार के पीछे दौड़ा करेगा। उस दिन रोहित को पुकार कर सौम्या पूछ भी नहीं सकी थी, मुझे यूं अकेला छोड़ तुम इतनी दूर क्यों चले गए रोहित? तुमने तो हमेशा साथ देने का वादा किया था ना। कभी कभी एक आकुल शंका सौम्या को आज भी सहमा देती थी। कहीं उससे मिलने को रोहित
कुछ एक क्षणों को उस अकेले केबिन में वापस तो नहीं आए थे। झर झरते आंसू और जलती चिता की साक्षी बनी सौम्या रोम में खड़ी थी, जहां वापसी के समय रोहित कम से कम 4 दिन रुकना चाहते थे। 4 दिन सचमुच रोम में रुकना पड़ा था, औपचारिकताएं जो पूर्ण करनी थी। राजदूत ने उसे बेटी से स्नेह देकर सांत्वना दी थी। रोहित को रोम में अंतिम यात्रा की विदाई दे छोटे से डिब्बे में उनके अवशेषों के साथ सौम्या प्लेन में बैठी थी। आशु के रोते ही रोहित याद आ गए थे। छोड़िए मैडम, मेरी बेटी मैं ही रखूंगा अपने कंधे पर। क्या नन्ही आशु को भी पिता की सबल भुजाएं याद आ रही थी? सौम्या के नयन भर आए थे। कहाँ गए रोहित? हर पल अपनी बिटिया छीन लेते थे। क्या उसका रुदन सुनकर तुम्हारे भस्मावशेष व्याकुल नहीं हो उठेंगे? भारत की धरती पर लैंड करते ही सौम्या का हृदय धड़क उठा था। कैसे सामना कर सकेगी रोहित की ममतामयी माँ का? एयरपोर्ट पर माँ उसे लेने आई थी। श्वेत परिधान माँ की करुणा उजागर कर रहा था। आंखें न जाने कब से सोई नहीं थी। माँ के सीने से लगकर सौम्या जोर से रो पड़ी थी। सांत्वना का हाथ सौम्या की पीठ पर धरती माँ फूट पड़ी थी। 6 फीट के बेटे के साथ गई थी सौमी, उसे 6 इंच डिब्बे में वापस लाइए बहू। गीली आंखों के साथ सौम्या उस सूने घर में पहुंची थी, जहां जीवन का कोई अंश बस आशु के रुदन में ही बचा था। जिस घर के आंगन में रोहित कभी घुटने चले थे, वहां आशु का पालना पड़ गया था। माँ ने साहस से काम लिया था। अपने को सहेज माँ आशु पर अपने प्यार का सागर उंडेलती थी। आशु को दुलारते माँ हमेशा यही कहती थी, एकदम अपने पापा पर गई है। वो भी बचपन में ऐसे ही मेरे सीने में सिर छिपाकर सोता था। अपने स्नेह विगलित स्वर को माँ झूठी मुस्कान का आवरण चढ़ाकर सौम्या को नहीं, अपने को झुठलाती थी। सौम्या का अकेलापन माँ की चिंता का विषय था। जिद करके उन्होंने सौम्या को पीएचडी के लिए राजी किया था। तेरे ससुर जी की हार्दिक इच्छा थी उनकी बहू उच्च शिक्षिता हो। तूने एमए में फर्स्ट डिवीजन पाई है सौमी, उसे यूं ही व्यर्थ ना कर बेटी। रोहित के ना रहने से माँ उसे बेटी ही कहकर संबोधित करती थी। घर में संपत्ति का अभाव न था। जो अभाव था वह कभी पूरा भी नहीं हो सकता था। उस विशाल भवन के कण कण में रोहित का अस्तित्व था। यूनिवर्सिटी पहुंचाने माँ स्वयं साथ गई थी। कार से उतरती सौम्या के सिर पर हाथ धरे धीमे से कहा था, आज से तू एक नए जीवन में पदार्पण कर रही है बेटी। भगवान तेरा भविष्य उज्जवल करे। उसके बाद सब कुछ कितनी जल्दी घटित हो गया था। एक ही पुस्तक को खोजते वह मनीष से टकरा गई थी। मनीष सौम्या के विषय के प्राध्यापक थे। समाजशास्त्र विभाग में उनकी विद्वता की धाक थी। आपको इससे पहले कभी नहीं देखा। आप यहाँ नई आई हैं मिस? जी, मैंने बनारस यूनिवर्सिटी से एमए किया था, यहाँ पीएचडी ज्वाइन किए। जाहिर है आपके गाइड डॉक्टर रजत राय हैं। आपने कैसे जाना? सौम्या के स्वर में विस्मय था। अजय, आप जैसी ज़हीन लड़कियों को डॉक्टर राय भला कभी हम जैसों के लिए छोड़ेंगे? मैं ज़हीन हूँ ये तो सच नहीं। सौम्या के गंभीर मुख पर मंद स्मित तैर आया था। हो जाए शर्त, पर हारने पर क्या देंगी? यह किताब जिसे हम दोनों खोज रहे हैं, मिल जाने पर आपके लिए छोड़ दूंगी। सौम्या के उत्तर पर मनीष ठठाकर हंस दिया था। जितना सोचा था आप तो उससे भी ज्यादा इंटेलिजेंट निकली। हाँ, क्या नाम बताया था आपने अपना? सौम्या, मिसेस सौम्या कुमार। सौम्या फिर गंभीर हो उठी थी। ओह, आई एम सॉरी, असल में आपका चेहरा धोखा दे गया। देखकर शायद ही कोई आपको मैरिड समझे। मनीष जैसे कहीं निरुत्साहित सा हो उठा था। इसमें आप अपने को अपराधी ना समझें। अच्छा तो चलूं? सौम्या की शांत दृष्टि उठी थी। आपसे मिलना मेरा सौभाग्य रहा मिसेस कुमार। मिस्टर कुमार कहाँ काम करते हैं? चलते चलते मनीष अनजाने ही सौम्या का मन दुखा गया था। ही इज नो मोर। सौम्या का कंठ अवरुद्ध हो उठा था। ओह माई गॉड, समथिंग रॉन्ग विद मी। ऐसा लगता है आपका मन दुखाने के लिए ही आज आपसे मिला था। मुझे क्षमा कर सकेंगी सौम्या जी, मैं सचमुच दुखी हूँ। जिसने कोई गलती ही नहीं की उसे किस बात की क्षमा करूँ मिस्टर? मनीष सहाय, आपके विभाग में ही हूँ। कभी किसी काम आ सकूँ अपना सौभाग्य मानूंगा। धन्यवाद। संक्षिप्त उत्तर देकर सौम्या चल दी थी। सौम्या का मौन मनीष को छू गया था। विभाग या लाइब्रेरी में अक्सर ही मनीष मिल जाते थे।
सौम्या उनकी सहृदयता से प्रभावित थी। सौम्या को गंभीरता के कवच से बाहर मनीष खींच ही लाते थे। सौम्या जी, ये जो गंभीरता का मुखौटा आपने ओढ़ रखा है ना, इसे डॉक्टर राय के लिए छोड़ दें। आप हंसती हुई ही अच्छी लगती हैं। डॉक्टर रॉय को गंभीर अच्छी लगती हूँ? अनजाने ही सौम्या पूछ बैठी थी। अरे आप तो हर तरह से अच्छी लगती हैं, पर हंसते समय आपके ये डिम्पल्स बहुत प्यारे लगते हैं। चाहकर भी सौम्या मनीष को उस तरह की बात न करने को नहीं कह सकी थी। कभी कभी मनीष के साथ रोहित इस कदर उभर आते थे कि सौम्या डर कर ओंठ सी लेती थी कि कहीं मनीष को वह रोहित ना पुकार बैठे। एक दिन मनीष बातें करते करते अचानक भावुक हो उठे थे। सौम्या जी, रोहित का स्थान तो नहीं ले सकता, पर क्या आजीवन आपका अकेलापन काटने के लिए आपका साथ नहीं दे सकता? सौम्या का विवर्ण मुख देखते ही मनीष फिर बोले थे। आशु को एक पिता के संरक्षण की आवश्यकता है सौम्या। मेरे प्रस्ताव पर शांति से विचार कर देखना, मैं प्रतीक्षा करूंगा। उस रात सौम्या सो नहीं सकी थी। रोहित और मनीष ने पूरी रात उसे जगाए रखा था। सुबह उसके उदास मुख और सूजी आंखों पर माँ की दृष्टि गई थी। क्या बात है सौमी, रात ठीक से नहीं आई बेटा? माँ के स्नेह सिक्त स्वर पर सौम्या फूट पड़ी थी। रोते रोते सौम्या सब बता गई थी। माँ का स्नेहपूर्ण हाथ उसकी पीठ पर सांत्वना दे रहा था। सब कुछ कह चुकने के बाद सौम्या ने माँ के मुख पर दृष्टि डाली थी। हमेशा की तरह माँ का मुख शांतिपूर्ण था। अपने अंतर की आंधी को मुख पर उन्होंने आने ही कब दिया था? सचमुच वो रोहित की माँ थी। धीमे से माँ ने कहा था, मनीष ठीक ही तो कहता है बेटी। जीवन यात्रा के किस पल तेरा साथ छोड़ जाऊंगी, यही भय मुझे सोने नहीं देता। तुझे अकेले छोड़ मैं सुख से इस संसार से विदा भी ना ले सकूंगी। समय सब सहन करने की शक्ति देता है बेटी। उसके बाद माँ ने सौम्या से कुछ नहीं पूछा था। घर में ही कुछ निकट आत्मियों के समक्ष माँ ने सौम्या का स्वयं कन्यादान किया था। विदा के समय माँ के कंधे पर सिर रखकर रोती सौम्या को यही लग रहा था कि अपने मायके से ही विदा ले रही है। अपने रोहित की प्रिया को मनीष को सौंपते कैसा लगा होगा ना माँ को। मनीष ने 1 सप्ताह का अवकाश लेकर ऊटी जाने का प्रोग्राम बनाया था। आशु माँ के पास रही थी। मनीष के साथ उनके नए घर में जाते समय अपने सामान के साथ जब सौम्या आशु का सामान भी सहेजने लगी तो माँ अस्थिर हो उठी थी। सौमी, क्या आशु को साथ ले जाएगी? हाँ माँ, पर बीच बीच में यह आपके पास भी आती रहेगी। मैं स्वयं छोड़ जाया करूँगी। नहीं सौमी, इसे ना ले जा। मेरे रोहित की यही तो अंतिम निशानी है, मेरा संबल है। माँ असहज हो उठी थी। मनीष ने समझाना चाहा था। ठीक ही तो है सौम्या, आशु को यहाँ माँ के पास ही रहने दो ना। तुम्हारा जब मन चाहे उसे आकर देख जाना। सौम्या के मुख के भावों को पढ़ते ही माँ उसके अंतर की बात जान गई थी। अंदर से आशु की उंगली पकड़कर माँ उसे बाहर ले आई थी। जा गुड़िया, अपने मम्मी पापा का कहा मानना। दादी का ढेर सारा आशीर्वाद। आशु का माथा चूम माँ तुरंत अंदर चली गई थी। माँ के नम नयन देखकर भी मातृत्व से पराजित सौम्या माँ की वेदना नकार गई थी। आशु को गोद में लिए सौम्या जब बाहर आई तो मन में कहीं गड़ने लगा था। मनीष ने आशु को गोद में लेने का तनिक भी आग्रह नहीं किया। रोहित के साथ तो वह आशु को गोद में लेने को भी तरस जाती थी। नए घर में आशु एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। दादी की स्नेहिल छाया में पली आशु मुरझाने लगी थी। बात बात में खींचती रोती आशु कभी कभी समस्या उत्पन्न कर देती थी। मनीष ने 1-2 बार दबी जबान से सौम्या को समझाना चाहा था। आशु को माँ के पास छोड़ना ही ठीक होगा सौम्या, माँ कितनी अकेली पड़ गई हैं। सौम्या को मनीष का यह प्रस्ताव असहज प्रतीत हुआ। कभी कभी रात में आशु के लगातार रोने पर मनीष खींच उठते थे। अपना तकिया उठाकर ड्राइंग रूम के सोफे पर जाकर सो जाते थे। कभी सौम्या को महसूस होता अपने दोनों के बीच मनीष को आशु की उपस्थिति अनधिकार चेष्टा सी लगती थी। कभी तो सचमुच मनीष आशु की जिद पर बुरी तरह झुंझला जाते थे। उस समय कल्पना में रोहित का उदास मुख सौम्या को आहत कर जाता था। नन्ही आशु मनीष के झुंझलाने पर सौम्या से चिपक कर सहम जाती थी। राहुल के जन्म के बाद मनीष आशु को भूल ही गए थे।
राहुल को गोद में उठाए मनीष को टुकुर टुकुर ताकती आशु को देखकर सौम्या का रोने को जी चाहता था। सुनो, इसे भी कभी कभी गोद ले लिया करो, साथ बैठकर प्यार कर लिया करो। मैंने कभी झिड़का तो गांठ बांध लेती है, कभी उसकी आंखों में देखो तो पता लगे कितनी नफरत है उसे मुझसे। छी, कैसी बातें करते हो, बच्ची है। भला वो छोड़ो सौम्या, उसे प्यार करने को तुम अकेली ही काफी हो। कभी तो लगता है कि उसके कारण राहुल पर भी तुम उतना ध्यान नहीं दे पाती। सौम्या के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना मनीष चले गए थे। उस दिन के बाद सौम्या आशु को प्यार करते सतर्क सी रहती थी कि कहीं मनीष कुछ फिर से ना कह दें। डबडबाई आंखों से जब कभी आशु मनीष द्वारा किए अन्याय की शिकायत लेकर आई तो सौम्या क्या प्रतिकार कर सकी थी? सिसकती आशु को सीने से लगाने का साहस भी मनीष के सामने सौम्या खो चुकी थी। आशु के प्रति प्यार में मनीष की कृपणता के आगे रोहित के प्यार का सागर सौम्या की खिल्ली उड़ाने लगता था। अंततः सीने पर पत्थर रखकर आशु को उसकी दादी के पास छोड़ने गई थी। माँ, संभालो अपनी थाती, मैं हार गई। छी, इस तरह मन छोटा नहीं करते सौमी। जीवन की थकी सांस में किस बंधन में डाल रही है मुझे, कैसे संभाल सकूंगी इसे? माँ का स्वर थका हुआ था। माँ, मैंने सोचा था मनीष से आशु को पिता सा प्यार मिलेगा, पर यहीं तो तू गलती कर गई सौमी। पिता का प्यार कहती तो बात समझ में आती, पिता सा प्यार, भला इस शब्द का क्या अर्थ? यह तो अर्थहीन हुआ ना माँ। सौम्या समझ नहीं सकी थी। कोई किसी का विकल्प बनकर स्वीकारा जाए तो उससे विकल्प की ही आशा रखनी चाहिए ना सौमी। मैंने किसे विकल्प रूप में स्वीकारा माँ? क्यों, मनीष को तूने आशु के लिए पिता के विकल्प रूप में नहीं स्वीकारा क्या? हमेशा यही तुलना करती रही कि अगर रोहित होता तो आशु को यूं प्यार करता, यूं दुलराता। तूने मनीष को विकल्प समझा, पर याद रख सौमी, कोई किसी का विकल्प नहीं होता। आशु को गोद में उठाकर माँ अंदर चली गई थी। आज आशु सौम्या से कितनी दूर अपनी स्नेही दादी के पास बैठी अपने पापा के बचपन की कहानियां सुन रही होगी। सौम्या को लगता उसने आशु को माता पिता दोनों के प्यार से वंचित कर दिया था। छोटे से मुंह को कोहनी पे टिकाए आशु दूर क्षितिज में जब देखती तो सौम्या को लगता कि आशु अपने पापा को खोज रही है। क्या देख रही है आशु? पापा उस बादल के पीछे छिपे हैं ना मम्मी, जब बादल हटेंगे तो पापा सामने आ जाएंगे। माँ ने आशु को सत्य से परिचित कराना ही ठीक समझा था। सौम्या के विरोध पर शांत सधे स्वर में माँ ने कहा था, बड़ी होकर जब यह सत्य जानेगी तो शायद स्वीकार कर पाना कठिन होगा सौम्या। इसे विकल्प स्वीकार करने का साहस मिलना ही चाहिए। गोवा जाने की बात सुनकर आशु पुलक उठी थी। मैं भी गोवा चलूंगी मम्मी, पर तुम्हारी छुट्टियां नहीं हैं, पढ़ाई मिस करोगी तो रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। मनीष ने सौम्या की जगह उत्तर दिया था। मैं तुम्हारे लिए ढेर सी सीपियां लाऊंगा दीदी, इतनी इतनी बड़ी लाऊंगा। नन्हे राहुल ने दीदी को सांत्वना दी थी। चलते समय आशु की आंखों से ढुलकी सीपियां सौम्या अपने आंचल में समेट लाई थी। मनीष का एक सेमिनार गोवा में आयोजित किया गया था। सौम्या और राहुल भी मनीष के साथ गोवा जा रहे थे। पर आशु, मम्मी देखो बाहर कितना तूफान आ रहा है, कहीं लहरें हमारे शिप को उलट ना दें। सौम्या की आंखों में आंसू देखकर राहुल डर गया था। मम्मी डरो नहीं, शिप को कुछ नहीं होगा। सौम्या ने कितना चाहा था कि गोवा शिप से ना जाए, पर मनीष से यह कहने का साहस वह सहेज नहीं सकी थी। एक बार उसकी अनमयस्कता पर मनीष ने कहा था, जो चला गया उसके नाम को लेकर जी रही हो, जो जीवित है उसका शायद अस्तित्व न के बराबर है ना। उस बात को सुनने के बाद भला जीवन में फिर सौम्या वही सत्य दोहरा सकती थी? तूफान के आसार बढ़ते जा रहे थे। केबिन का द्वार खोलते हुए मनीष अंदर आ गए थे। लगता है इस बार मानसून जल्दी आ रहा है, कहीं मौसम खराब हो गया तो गोवा जाना बेकार हो जाएगा। मनीष के मुख पर आए खीज के भाव देखकर सौम्या सोचने लगी, क्या मनीष उस तूफान को बिल्कुल भूल गए जो सौम्या झेल चुकी थी? लेकिन वह स्वयं भी उस तूफान को क्यों दोहरा रही है? चलते समय आशीर्वाद देती माँ ने यही तो कहा था कि यह दोहरा जीवन कब तक जिएगी सौम्या। रोहित तेरा अतीत था जो बीत गया, मनीष तेरा आज है और वही सत्य है। मनीष किसी का विकल्प नहीं है बेटी।
बाहर क्षितिज से उठती घनी मेघमालाओं से आशु का उदास चेहरा झांकता लग रहा था। नन्हे नन्हे उमड़ते मेघ मानो बाहें फैलाए आशु सौम्या की ओर दौड़ी आ रही थी। टप टप पलकों से गिरते हर श्रृंगारों से रोहित को अर्घ्य देती सौम्या केबिन में आ गई थी। कानों को कसकर बंद करने पर भी लहरों का कोलाहल नहीं, रोहित का अट्टहास सुनाई दे रहा था। मुझे शक्ति दे भगवान, मैं जी सकूं। दृढ़ता से आंसू पहुंच सौम्या ने मुंह उठाकर बाहर देखा। तूफान से जूझता शिप आगे बढ़ता जा रहा था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें।